चली जाती हूँ तो हो जाता है सारा काम, बाकी और कोई इसी दबाव की वजह से पड़ी हूँ। तो आप लोग के सामने आई हूँ, इसके लिए मैं ऐसी कोई महिला है जो बोलना चाहती है आप में से? ऐसी कोई महिला? चंदा कौन है? चंदा मैडम कौन है? चंदा आ जाइए। आप सभी लोगों को जय मूल निवासी। मेरा नाम कुमारी चंदा, मैं सुल्तानपुर गौतम, यही जो मधुबन के पास में, वहीं से आई हूँ। और देखा जाए तो वैसे मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है। और क्या है कि आज लड़कियाँ चाहे महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे हो तो अपने अधिकारों के प्रति, चाहे घर में हो चाहे बाहर। अगर सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं का जो नींव होता है, घर से अगर इजाज़त मिलेगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी लड़की को अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो हम यही आप लोगों को कहना चाहेंगे कि उस लड़की को सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे निकल सके और कुछ कर सके। बाकी बिना इजाज़त का, घर के सपोर्ट का कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर वो सफल हुआ है तो भाई सब कुछ तोड़ ताड़ के सबसे एकदम छुट्टी ले लिया है तभी जाके आगे सफल हो गया है। जब तक वो पीछे दबा रहेगा तब तक कुछ कर नहीं पाएगा। तो एक ही चीज़ है कि हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनका जिस चीज़ में रुचि लगता है, जिससे वो आगे बढ़ना चाहती हैं, आप लोग उनका साथ दीजिए जी। आप बोलना चाहती हैं मैडम? इसी के अगली कड़ी में जो बीएमपी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं, बीएमपी से हमारे बीच हैं वो प्रियंका देवी, ये आए और महिलाओं के बारे में, अपनी भी बारे में जो बात यहाँ पे बताएं। प्रियंका। सभी लोगों को जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। मेरा नाम प्रियंका है, ग्राम ढेकवारा से, और अपने समूह के सभी औरतों के साथ आई हूँ। और ये जो मैम बता रही हैं सही बोल रही हैं, औरतों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। घर से भी और बाहर से भी अगर निकलती हैं लोग तो उनको रोका जा रहा है। जैसे कोई पेड़ पे चढ़े और टांग खींच दे वैसे हुआ है। हमारे वैसे हमारे पति साथ देते हैं, साथ में जहाँ जाते हैं मीटिंग करने लेके जाते हैं, हमको भी हम मीटिंग करते हैं। बस इससे आगे हम नहीं कुछ बड़ी नहीं और कोई है जो अपनी ही बातें, अपनी समस्या जो उनको हुआ है घर में, परिवार में, लोगों से। मैम आई हूँ। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मैं ढेकवारा से आई हूँ। मेरा नाम सुभावती देवी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मूल निवासी महिला संघ है, कि इसमें सभी महिलाओं को एक साथ रहना चाहिए, एक बराबर सोच होना चाहिए। यहाँ की है कि जो अब बहुएं बेटियाँ हैं वो पढ़ने लिखने जा रही हैं, उन लोगों को अधिकार दीजिए पढ़ने लिखने के लिए। मैं खुद एक बहू हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं खुद अपना कार्य कर घर के सारा समेट कर मैं स्कूल कॉलेज गई थी, पढ़ के क्लास करती थी। मैं बीएड में पढ़ती थी, पूरा मेरा बीएड फाइनल हो गया। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी बहू आई है वो पढ़ना लिखना चाह रही है,
बेटी हो या बहू हो या नतनी हो, कोई भी हो, लेकिन उनको बराबर आप लोग पढ़ाइए। जितना लड़कों को पढ़ा रही हैं उतना लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। आज जितना बहू को, इतना बेटी, यही नहीं कि बेटी आप जानकर उसको छोड़ दें, नहीं, बेटी को भी उतना ही हक दे दीजिए जितना वो पढ़ना चाहती है। आप मेहनत मजदूरी कर जैसे ही आप उनको आगे बढ़ाना चाहती है कि ताकि उनका नाम रोशन हो जाए। कोई भी बेटी हो या बहू हो, जब आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, आगे जाएगी, तभी वो आगे पढ़ पाएगी। इतना है वो कि बहुएं सब अपना इज्जत आबरू बचा कर ही कॉलेज में जाएगी, पढ़ने जाएगी, लिखने जाएगी, हर वक्त काम में आएगी। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, इस समय लोग कह रहे हैं कि बहुओं को या बेटियों को सब लोग मोबाइल दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं। ये गलत बात है कि मोबाइल से इतनी शिक्षा भी मिल रही है, अगर उसको अच्छी तरह से यूज किया जाए तो। मोबाइल से इतनी शिक्षा मिली है कि इस समय लॉकडाउन में जो था, बच्चे स्कूल नहीं थे तो कितने बच्चे एवं बच्चियाँ सभी लोग पढ़ने वाले थे, वो ऑनलाइन यूट्यूब से गूगल से सर्च कर उसको क्या करते थे, अपनी बात को जो सीखते थे अच्छा से उसको सीख कर वो ज्ञान पाते थे, ऑनलाइन परीक्षा देते थे, ताकि वो क्या करते, आगे बढ़ें। उसको क्या करना है, आगे बढ़ें। इस समय जो भी हम लोग का है, डरना नहीं है कि बहू है, बेटी है, 2 दिन क्या है, 3 दिन क्या है, ये नहीं। उसका जो हक है, वो पढ़ना लिखना चाहती है, उसको आप लोग पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ उसको आगे बढ़ाइए। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि तब वो अपने बच्चे को आगे शिक्षा दे सकेगी। मान लीजिए कि किसी को, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसी में सब लोग के हैं। मान लीजिएगा अगर उसके घर की बहू बेटी पढ़ी लिखी रहेगी और उसके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम अपने बच्चे को क्या करेगी, पढ़ा लिखा सकेगी, घर बता सकती है। इस बच्चे को पहले विद्यालय में नहीं शिक्षा मिलती है, पहले उसकी प्राथमिक शिक्षा वो कहाँ से मिलती है, माँ से मिलती है। उसकी प्राथमिक विद्यालय उसकी माँ होती है। माँ अगर सिखाए अच्छा बच्चों को तो बच्चा अच्छा रास्ता सीखता है। मैं आप लोग से यही निवेदन विनती करती हूँ कि आप अपने बच्चे एवं बच्चियाँ को सभी लोग एक समान देखिए और उसको पढ़ाइए लिखाइए। जीवन में हर कुछ सीख सकता है कोई, एक शिक्षा है कि नहीं कोई सीख सकता है, बस शिक्षा ही है ऐसा कि नहीं कोई सीख सकता है। जय भीम, जय मूल्य। बहुत अच्छा। आगे बोलिए, संचालन करिए। और हमारी बहनें, हमारी माताएं ऐसी हैं जो बोलना चाहें कुछ। भाई देखिए, हम नाम नहीं किसी का, इतने लोगों का नाम हम नहीं जान पा रहे हैं, कुछ लोगों का हम नाम जानते हैं। इसलिए जो लोग माता की, हमारी माता आ रही हैं, ठीक ठीक, आप नमो गणेश में नाम मैडम बोलो। ठीक, और कहाँ गई वो? नहीं ऐसे इनका बोलिए मैडम, सुशीला दिनकर को बोलो। मैडम डायरी आगे बढ़ा। हाँ, मोबाइल नंबर नाम बता। आप बोलेंगी क्या? हाँ मैडम, इनका नाम ले लीजिए। चलिए ठीक है। कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम मैडम कुशल को मैं बुलाती हूँ कि वो आए और अपनी नजदीक आओ ना। जो इनके अंदर महिलाओं के लिए सोच है, महिलाओं के प्रति जो मतलब कनेक्ट करेंगे, वो बताएंगे आप लोग को। जो स्थिति है इस समाज से, वो आप लोग बताएंगे। मैडम आप। धन्यवाद संचालिका महोदय। मंच पे उपस्थित हमारी इस राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की अध्यक्षता कर रही माननीय निशा मेश्राम मैडम, माननीय सुशीला दिनकर मैडम, माननीय मैडम प्रोफेसर मैडम, यहाँ उपस्थित मऊ जिले के अलग अलग गांवों से उपस्थित सभी माताएं, बहनें, हमारे भाइयों,
अभी इतना अच्छा लगा, ये 2-3 महिलाएं हमारे बीच में निकल करके जो बातें कह रही हैं एकदम सत्य है। सबसे पहले तो हमारे बीच हमारे साथ ऐसा अंतर कर दिया जाता है, जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे बारे में क्या पूछा जाता है। जब हम पैदा हुए होंगे तो हमारे बारे में क्या पूछा गया होगा, लड़का है कि लड़की है, क्या पैदा हुआ है, यानी कि लड़के की भूख सबको है। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रही बात हमारे मूल निवासी संघ का, तो लड़का लड़की में ही हमको नहीं सीमित रहना है। हमारे समाज में जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं उनके साथ इतना कहर बरपाया गया, इतना अत्याचार किया गया कि वो जो वहीं संभलते हैं उसके बाद फिर धराशायी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी रणनीतियाँ चलाई जाती है, ऐसा अलग अलग तरह से वो कहर ढाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ले करके हम सभी लोगों को एकजुट हो करके अपनी सत्ता हासिल करनी है। ये समय आ गया है, जो हमारा वाम सेव का संगठन चल रहा है उसमें अलग अलग जो विंग्स चल रहे हैं उसके माध्यम से अलग अलग से जुड़ करके हमको एकजुट हो करके अपनी सत्ता हासिल करनी है। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा था कि हमको शासन करने वाली जमात बननी है, शासन करने वाली, और उस तरह से हमको तैयारी करनी है। जहाँ जहाँ महिलाओं ने आंदोलन किया, जिस जिस काम में सहयोग किया वो काम हासिल हो गया। महिलाएं जो ठान लेती हैं वो करके दिखा देती हैं। और ये समय आ गया है कि हमको एकजुट हो करके, अभी हमारी बहनें जो बता रही हैं कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं, जो पढ़ लिख रही हैं, उनको मौका देने की ज़रूरत है। वो अपना मुकाम हासिल करेगी, किसी पोस्ट पे जाएगी, आर्थिक पक्ष हमारा मजबूत होगा, उसके साथ हमारी जागरूकता बढ़ेगी। हमारे पूरे देश में जो ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई जो व्यवस्था है, चाहे अंधविश्वास है, अंधविश्वास के जड़ में तो बहुत ही सारी महिलाएं घुस के रहती हैं। उसमें से निकल करके हमको शिक्षा का सहारा ले करके अपना वजूद बनाना है। और पूरे देश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हर महिला हर लड़की डरी हुई है। लेकिन ये डरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उस चीज़ का हमको सामना करना है। संगठन बना करके अलग अलग गाँव में जाएंगे, महिलाओं को तैयार करेंगे और अपने जैसे तैयार करके फिर हम आज़ादी जो आंदोलन की चल रही है उसमें शरीक हो करके हम अपने अधिकार ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। तैयारी ये करनी होगी कि इस बार जो है हमारा बड़ा एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है 9 अक्टूबर को लखनऊ में। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम पूरा आंदोलन में कूद जाएंगे और इस बार ताकत दिखा करके करो या मरो, वो समस्या तो हमारी बनी रहेगी। अगर नहीं निकलेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी हमारी समस्या बरकरार रहेगी। उस समस्या से निजात पाने के लिए हमको तन मन धन से तैयार हो करके ये मुकाम हासिल करना है। जितना सारा कुछ अनर्गल हो रहा है, हमारे जितने हक हैं, अधिकार हैं, कानून की व्यवस्था है, हम जो काम करते थे खेतों में जो काम करते थे 8 घंटे काम करते थे। उसके पहले हमारी पहली पीढ़ी अम्मा से लेकर के वो जो काम करती थी, वो सुबह दिन निकलने के पहले जाती थी और रात को ही लौटती थी। उसके बाद हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब लेबर मिनिस्टर हुए तो उन्होंने कानून बनाया और उस कानून में 8 घंटे का अधिकार दिया, 8 बजे से और 4 बजे तक 8 घंटे का अधिकार दिया और हम अच्छे से 8 घंटे काम करके आते थे। लेकिन अब इस समय फिर उसको संशोधन करके फिर वही पुरानी चीज़ लाई जा रही है, वही फिर 12 घंटे काम करने का।
तो बताइए इतने घंटे हम मजदूरी करने जाएंगे तो अपना हम फिर क्या देखेंगे, कैसे बच्चे को देखेंगे, कैसे परिवार को देखेंगे। ये इस तरह से हमारी स्थितियों को बार बार डाइवर्ट करके नीचे गिराने की कोशिश हो रही है, करते ही जा रहे हैं, सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। उसके लिए हमको खड़ा होकर के इसमें पूरी ताकत झोंक देनी है, यही मेरा आह्वान है। इसके आगे मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय मूल निवासी। कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे आयुष्मती को, पुष्पा यादव मैडम को, कि पुष्पा यादव मैडम आए और अपनी बात रखें। भैया पुष्पा मैडम बोलेंगे, उनको मालूम कर। जय मूल निवासी साथियों, सम्मानित मंच और प्यारी बहनों, जो भी यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी संख्या में आपने बहनों को जोड़ा है और इससे क्या है, हम लोगों के हौसले बुलंद हैं। जो बहनें यहाँ आई हैं वो ज़रूर उनके अंदर ऐसी बेचैनी होगी कि अपनी बहनों के लिए हमें क्रांतिकारी बनना है, लड़ाई लड़नी है। हमारी समस्याएं पुरुषों से भी ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि हम मूल निवासी महिलाएं हैं और मूल निवासी महिलाएं यहाँ इस देश की सम्राज्ञी होती थी, रानियाँ होती थी, महारानियाँ होती थी। हम लोग आज की स्थिति में नहीं थे। ये मातृ सत्तात्मक कंट्री था। मातृ सत्तात्मक का मतलब जानती हैं? घर की मुखिया, देश की मुखिया, राज्य की मुखिया महिलाएं हुआ करती थी। महिलाओं के हिसाब से ही सारा सब काम चलता था। धीरे 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 हमको मानसिक गुलाम बना दिया। और जो मानसिक गुलामी होती है ना बहनों, वो शारीरिक गुलामी से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। शारीरिक गुलामी तो एक तरीके से ये हो गई, एक व्यक्ति को कहीं बांध के खड़ा कर दिया, सांस ले सकता है, देख सकता है, हवा पानी महसूस कर सकता है। लेकिन मानसिक गुलामी क्या होती है कि बता दिया पानी नहीं पीना, निराहार व्रत है, और वो अपने को इतना ताड़ना दे रहा है कि पानी नहीं पी रहा। तुम्हारा ये जन्म, ये कंडीशन इसलिए खराब है क्योंकि आपने पिछले जन्म में वो सब किया था जिससे ये कंडीशन खराब है। इस जन्म में सब कुछ चढ़ा दो और बर्बाद करो ताकि अगला जन्म और सुधर जाए। तो ये होती है मानसिक गुलामी। हम सब क्या है? मानसिक गुलाम है। भारत आज़ाद हुआ लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। हम इसलिए आज़ाद नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं आज़ाद हुए हैं कि धीरे 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 हमारा जो दिशा थी वो बदल दी गई, और दिशा ऐसी हो गई कि हम जो है खुद के ऊपर विश्वास करना भूल गए और दूसरे पे विश्वास करने लगे। हमने क्या किया? दूसरे पे विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सवेरे उठ के जलेबियाँ खाना तो तुम्हारा आदमी ठीक रहेगा, हमने वो मान लिया। ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि प्रोफेसर ने अपनी जवान पढ़ी लिखी बेटियों को काट दिया कि उसका अगला जन्म सुधर जाएगा। ऐसा आया था, पेपर में पढ़ा होगा। तो ये होती है मानसिक गुलामी। हम सबको क्या है, हम कुदरत ने हम सबको ये ब्रेन दिया है और सबका ब्रेन बहुत अच्छा है। तो हम अपना ना ब्रेन इस्तेमाल करके दूसरे के ब्रेन से चलने लग जाएं, यानी जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में आ जाए तो हम क्या हो गए? गुलाम हो गए। टीवी का रिमोट आपके पास होता है
तो टीवी गुलाम है, जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, जब तक आप चैनल नहीं चेंज करेंगे, वो आपको देखता रहेगा कि मुझे करें, तभी खुद से नहीं चल सकता। ऐसे ही हम क्या हो गए, दूसरे के गुलाम हो गए। और जो गुलाम करता है उसका अपना स्वार्थ होता है, उसका अपना स्वार्थ होता है। वो आपको किनारे लगा के, आपकी संपत्तियां लेके, आपकी शिक्षा को हटा के आपको बिल्कुल पशुवत बनाता है। और वही हाल है, सरकारी आंकड़े हैं कि हम 40-41% कम खा के सो जाते हैं, पूरा खाना नहीं मिलता। जो हम खाना खाते हैं वो पूरी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है। आज भी हमारी थालियों में 4-6 कटोरी नहीं होती, आज भी हम एक सब्जी और रोटी या चावल खा के सो जाते हैं। जबकि जो दूसरा हमारे अधिकार पे कब्जा किए हुए है वो 8-10 कटोरियों में खाना खाता है, उसकी थाली पूरी भरी रहती है, रायता भी होगा, खीर भी होगी और पनीर की सब्जी भी होगी, मिक्स वेज भी होगा, सब कुछ होगा। हम लोगों में से कितने लोगों को मिलता है? नहीं मिलता। हमारे जो अच्छे से कमा खा रहे हैं वो लोग भी पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। तो ये कारण है कि हमें अपनी समस्याओं पर केंद्रित करके आगे की रणनीति बनानी होगी। हम 50% हैं, इस देश की आबादी 100 करोड़ 40 लाख है, तो इसकी आधी आबादी कितनी हो गई? 70 करोड़। कितनी हैं महिलाएं? 70 करोड़। कमोवेश सब महिलाओं की परेशानी एक ही है। और आपको एक चीज़ बता दें, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और शूद्र, ये सारी महिलाएं हमारी मूल निवासी हैं। ब्राह्मणों की घरवाली भी मूल निवासी हैं, क्षत्रियों की घरवाली भी मूल निवासी हैं और वैश्यों की घरवाली भी मूल निवासी हैं। वो हमारी मूल निवासी बहनें, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि जो बाहर से आया आक्रमणकारी वो अपनी महिलाओं को लेकर के नहीं आया। वहाँ भी कष्ट है लेकिन हमारे बराबर कष्ट नहीं है। महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो उनकी आगामी जो जनरेशन है, जो कौमें उनकी गोद में पल रही हैं, उनकी भी समस्या महिलाओं की समस्या है, क्योंकि उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो अच्छे से वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। जो ज़मीनें थी हमारी वो कई सारे हिस्से होके जरा सी ज़मीनें हमारे पास रह गईं और उसके बाद ज़मीनें जो रह भी गईं तो किसान के लिए जो 3 काले कानून बनाए वो दिक्कत वाले हैं। तो आने वाला समय क्या है कि हमारे जो अन्न भी था, दाने भी थे, वो भी दूसरे के कंट्रोल में होने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है बहनों, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब आधे 70 करोड़ हम लोग हैं और खड़ी हो जाएं तो कोई भी, आप सोचिए 70 करोड़ कितना होता है, तो फिर क्या होगा? आपके पुरुषों की बाध्यताएं हो सकती हैं, आपके भाइयों की बाध्यताएं हो सकती हैं कि वो कहीं सरकारी जॉब में हो या किसी ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो कि उनकी बाध्यता हो, निकाल देंगे, डर हो, लेकिन आपको तो कोई डर नहीं है। तो जब महिलाएं क्रांति करती हैं तभी आज़ादी मिलती है। हर क्षेत्र में आप जब देख लीजिए, कोई भी क्रांति हुई है महिलाओं ने ही क्रांति की है। तो ये जो हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम की जयंती है और मान्यवर काशीराम जी की जयंती को हम रैली के रूप में लखनऊ में मनाना चाहते हैं। तो उसमें आपकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होनी चाहिए। किस लिए हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्योंकि आपके हक अधिकार जा रहे हैं। आप जो यहाँ पे बैठी हैं, आप जो पूरे कपड़े पहन के बैठी हैं, पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने आपको ये अधिकार दिलाया था, जो अब जाने वाला है। बहुत दिन नहीं है,
जब संविधान है उसके बाद भी मार मार के लिंचिंग कर दी जाती है। टॉयलेट कोई खेत में कराता है, बच्चों को मार दिया जाता है। तो ये क्या है, कौन सी मेंटेलिटी है? ये मेंटेलिटी है पूरी तरह गुलाम बनाने की और मनुस्मृति को दोबारा से लागू करने की। तो इस चीज़ को सोच के कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं और हम खुद से नहीं बटे हैं, हमको बांट दिया गया है। ऐसे बांट दिया गया है कि 6743 की उपजातियां साथ हैं, तो एक जाति में 7 उपजाति हैं, तो एक जाति भी संगठित नहीं है, उसमें भी गोत्र हैं। तब हजारों हो गई। अब हजारों वाले टुकड़े और एक मजबूत टुकड़ा, ब्राह्मण बनिया तो ठाकुर, तीनों लोग तो संगठित हैं। उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी मात्र 13-14% है और 13-14% वाला वो 85% को बेवकूफ़ बना के शासन कर रहा है और बाहरी है। वो व्यक्ति हमारे यहाँ का नहीं है, ये डीएनए ने प्रूफ किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्टों ने प्रूफ किया है कि उनका डीएनए हमारे डीएनए से फ़र्क है। A1R1 उनका डीएनए है। तो ये शोध के बाद हम कह रहे हैं, और ये शोध हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं किया है भारत के, वो सारे पूरे विश्व के वैज्ञानिक उसमें लगे, तब जाके वो मालूम हुआ कि ये हमारे देश के नहीं हैं, ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं जो यहाँ हम लोगों को गुलाम बनाने की दृष्टि से, हमारे भरे पूरे कंट्री को कब्ज़ा करने की दृष्टि से यहाँ आए थे। तो बहनों, सबसे पहले आपको शिक्षित होना। शिक्षित का मतलब क्या होता है? शिक्षित का मतलब किताबी ज्ञान नहीं होता है, वो तो एक माध्यम होता है जिससे लिखना पढ़ना आ जाए आपको। वो लिपि होती है कि आप अपने मन की बात कह सकें। सही में शिक्षित होने का मायने ये होता है आपके साथ क्या हो रहा है उसका एहसास, और आपके कंट्री में आपके खिलाफ क्या क्या नीतियां बनाई जा रही है ये समझ। आपके महापुरुषों ने आपके लिए क्या किया, उन्होंने पूरा जीवन कैसे कैसे लगाया, क्या क्या उन्होंने त्याग तपस्या की, तब आपको हक अधिकार दिलाए, ये जानना, उसको समझना, उसको रियलाइज करना, ये सही में शिक्षा होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका रिप्रेजेंटेशन पूरा आधा है, आप आधी दुनिया हो और आधा भारत है ये। अगर आप खड़े हो जाओगे तो कोई टिकेगा क्या? कोई नहीं टिकेगा। और हमें जो क्रमिक असमानता, ये क्रमिक असमानता क्या है कि ऊपर से कई सारी बिरादरी बनाई और फिर उनमें ये विष बो दिया कि आप उससे ऊंचे हो, आप उससे नीचे हो। तो हम क्या है, बैठना भूल गए। शादी ब्याह छोड़ो, आपस में बैठना भी भूल गए, आपस में दुख दर्द बांटना भी भूल गए, और संसाधन सीमित रहे तो हम लोग एक दूसरे से लड़ना सीख गए। क्यों? क्योंकि हम नागवंशी लोग, लड़ाकू जातियां हैं। हम सारे नागवंशी हैं, हम जातियों वाले नहीं हैं। ये पुष्यमित्र शुंग ने बनाई जातियां। हम क्या है, नागवंशी लोग हैं। नाग क्यों कहते थे? खतरनाक लोग होते थे। खतरनाक का मतलब ये नहीं है वही किसी को मारते थे। खतरनाक का मतलब है न्याय प्रिय बात करने वाला। अगर किसी ने अन्याय करा तो उसे छोड़ते नहीं थे। तो जो हमारे बाहरी लोगों ने हमारे प्रति अन्याय किया है, वो उन्होंने षड्यंत्र के तहत किया है, छुपा के किया है अपनी पहचान, और हमको बेवकूफ़ बना के किया है। जैसे आप बेवकूफ़ बने, 15 लाख आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। कहीं दिख रहे हैं अच्छे दिन? किसी को दिखे हैं? आपका ये जो LPG वाला सिलेंडर है, ये कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, कड़वा तेल कितना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। कोरोना से हजारों हमारे घर खाली हो गए, लाखों घर खाली हो गए। कौन से अच्छे दिन आए?
आज भी अगर कोई महामारी आ जाए, आज भी हमारे हॉस्पिटल ना दवाई है, ना खिलाई है, ना पढ़ाई है, कुछ नहीं है, काय के अच्छे दिन है। तो ये आपको ध्यान देना है। असल शिक्षा यही है कि आप अपना भी भला करो, अपने मूल निवासी साथियों के विषय में भी सोचें। तो पुरुष भाई, हमारे अपने पुरुष भाई बहुत हैं, है ना, हर घर में, और बहुत सारे और साधन बना दिए हैं हमारे दुश्मनों ने। शराब खाने खोल रखे हैं, बहुत सारे पान पराग मसाले ये सब खोल रखे हैं। दुनिया भर की परेशानियां आ जाती हैं और ऊपर से बहुत सारे जो चले आ रही हैं परंपरा